नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट से निकली है। और ये कहानी सोने को लेकर हमारी सोच को आप कह सकते हैं पूरी तरह से हिला देने वाली है। जरा सोचिए इस बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड हब दुबई, वहां ट्रेडर्स सोने पर $30 का डिस्काउंट दे रहे हैं और फिर भी कोई खरीदने वाला नहीं है ना? अजीब बात। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हम बात कर रहे हैं $10 बिलियन की। जी हाँ, 10 अरब डॉलर का सोना दुबई में बस यूं ही फंसा पड़ा है। मतलब न उसे कोई खरीद पा रहा है, न बेच पा रहा है, और ना ही उसे कहीं ले जाया जा सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संकट कितना बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं, दुबई में फंसा सोना। देखिए, सोने को हमेशा से ही एक सेफ हेवन एसेट माना गया है। मतलब एक ऐसी चीज जो हर हाल में सुरक्षित रहेगी। पर दुबई में जो हो रहा है ना, वो इस पूरी सोच पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है कि भाई, दुनिया की सबसे सुरक्षित चीज अचानक से बेकार कैसे हो सकती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है ना, कि अगर मान लीजिए बॉर्डर्स बंद हो जाएं, फ्लाइट्स रुक जाएं, तो वो सोना है कहाँ? असल में तो वो वहीं का वहीं रह गया। दुबई में ठीक यही हो रहा है। सोना बस वेयरहाउस में पड़ा है। उसे ना कोई छू सकता है, ना बेच सकता है, और ना ही कहीं ले जा सकता है। तो फिर ये कैसा सेफ हेवन हुआ? तो चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दुबई का ये जो संकट है ना, ये सोने की 3 बड़ी बुनियादी कमियों को सामने लेकर आया है। और ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं पहले नहीं थीं, ये तो हमेशा से थीं। पर इस संकट ने बस उन्हें उजागर कर दिया है, सबके सामने ला दिया है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोर्टेबिलिटी। मतलब इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो दिक्कत आती है। सोना आखिर है तो एक फिजिकल चीज, है ना? और सच पूछिए तो यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, खासकर आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में। सोचिए, अगर सोना भेजना हो तो कार्गो प्लेन्स चाहिए, कस्टम से क्लियर करवाना होगा, इंश्योरेंस लगेगा, और फिर लंबा इंतजार। और अगर युद्ध जैसी कोई स्थिति आ गई, तब तो ये पूरा प्रोसेस ही ठप हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ है बिटकॉइन। बस एक क्लिक और कुछ ही सेकंड्स में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच गया। कोई परमिशन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर, नकली सोना और सिक्योरिटी का रिस्क। और मजे की बात यह है कि ये रिस्क सिर्फ असली फिजिकल सोने के साथ नहीं है, बल्कि जिसे हम पेपर गोल्ड कहते हैं उसके साथ भी है। देखिए, ज्यादातर लोग जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं वो असल में सोना नहीं खरीद बेच रहे होते। वो तो बस डिजिटल नंबर्स का खेल है। मतलब जो ईटीएफ्स और फ्यूचर्स होते हैं वो असल में सोना नहीं है। वो तो बस एक बैंक या एक्सचेंज का वादा है। और इतिहास हमें बताता है कि ये वादे तो टूट भी सकते हैं, और टूटे भी हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इन सारे वादों को पूरा करने के लिए सच में उतना सोना मौजूद भी है? और अगर किसी के पास असली सोना है भी, तो क्या वो सुरक्षित है? चलिए भारत में आरबीआई के नियमों का एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी के बैंक लॉकर से 1 करोड़ का सोना चोरी हो गया, और उस लॉकर का सालाना किराया है मान लीजिए 2000 रुपए। तो जानते हैं बैंक की जिम्मेदारी कितनी है? किराए का सिर्फ 100 गुना। मतलब 1 करोड़ के नुकसान पर मुआवजा मिलेगा सिर्फ 2 लाख रुपए। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी प्रॉब्लम पर। सोने पर जीरो यील्ड मिलता है। मतलब ये एक ऐसा एसेट है जो पड़ा पड़ा कोई कमाई करके नहीं देता, बल्कि उल्टा इसे रखने का खर्चा आता है। स्टोरेज का, इंश्योरेंस का, जेब से पैसे और जाते हैं। जैसा कि हमने कहा, सोना बस पड़ा रहता है, कोई इनकम नहीं देता। उल्टा उसे स्टोर करने और उसका बीमा करवाने में लगातार पैसा लगता है। अब इसकी तुलना डिजिटल एसेट से कीजिए। उन्हें डिजिटल इकोनॉमी में काम पर लगाया जा सकता है। उन्हें रखने का खर्चा ना के बराबर होता है, और वो क्रिप्टोग्राफी से पूरी तरह सिक्योर होते हैं। तो ठीक है, वापस आते हैं दुबई वाली कहानी पर। क्योंकि दुबई में जो कुछ भी हो रहा है वो सोने के लिए एक तरह का लाइव स्ट्रेस टेस्ट बन गया है। मतलब हमने अभी जितनी भी थ्योरी वाली कमियों की बात की ना, ये उन सब का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, कहानी शुरू हुई जब ईरान ने मिडिल ईस्ट में मिसाइलें दागीं। इसकी वजह से यूएई का जो एयर स्पेस था उसे कुछ हद तक बंद करना पड़ा, और नतीजा, दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड हब एकदम रुक गया। और बस देखते ही देखते सोने की पूरी क्रेडिट और डिलीवरी की जो सप्लाई चेन थी वो जाम हो गई। इससे पता चलता है कि एक फिजिकल सप्लाई चेन असल में कितनी नाजुक होती है। और इसका असर मार्केट पर तुरंत दिखा। लॉजिस्टिक्स का खर्चा 60 से 70% तक बढ़ गया। सोने की मूवमेंट पूरी तरह से बंद।
और जिन लोगों ने सोना खरीद रखा था वो अब उसे बेच ही नहीं पा रहे हैं, बस उसे पकड़े बैठे रहने को मजबूर हैं। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही जाम हो गया। तो फिर इस पूरी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यहीं पर बिटकॉइन जैसे डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स की बात आती है। एक ऐसा एसेट जिस पर फिजिकल दुनिया की इन सब रुकावटों का कोई असर ही नहीं पड़ता। समझने वाली बात यह है कि सोना जैसी कोई भी फिजिकल चीज हमेशा फिजिकल दुनिया की परेशानियों से बंधी रहेगी, चाहे वो बॉर्डर्स हो, पॉलिटिक्स हो, जंग हो या फिर लॉजिस्टिक्स। ये सारी चीजें सोने को लिमिट कर देती हैं। लेकिन बिटकॉइन के साथ ऐसी कोई भी बंदिश नहीं है। उसे इन फिजिकल लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही वो सबसे बड़ा फर्क है जिसने दुबई के गोल्ड मार्केट को तो जाम कर दिया, लेकिन बिटकॉइन पर इसका कोई असर नहीं होता। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, दुबई में जो हो रहा है वो कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। फाइनेंस की भाषा में इसे कहते हैं सिस्टम स्ट्रेस। ये वो हालत होती है जब कोई बाहरी दबाव जैसे जंग, कोई बैन या कोई और बड़ा संकट किसी फाइनेंशियल एसेट या सिस्टम की सारी छुपी हुई कमजोरियों को बाहर ले आता है। और ऐसे ही मुश्किल हालातों में सोना जैसी चीजें वैसा काम नहीं कर पाती जैसी उनसे उम्मीद की जाती है। और ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। जब सिस्टम पर दबाव आता है, सोना वहीं का वहीं अटक जाता है और लोगों को वो नहीं मिलता जिसकी उन्हें जरूरत होती है। असल संकट के समय में सोने की यही सबसे बड़ी नाकामी है। तो आज की ये बातचीत हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि जब सिस्टम पर सच में स्ट्रेस आता है तो किसी का सेफ हेवन असल में है कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।